हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। जैसा कि साथियों अभी हमने पिछली वीडियो से क्लास शुरू किया था ग्रामीण परिवेश का, तो उसमें हमने ग्रामीण परिवेश का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और सिलेबस जान लिया था और ये जान लिया था कि ग्रामीण परिवेश में क्या क्या आता है सिलेबस में। और हमने गाँव के बारे में जान लिया था, ग्राम क्या होता है, ग्राम शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, ग्राम पंचायत जान ली, ठीक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष जान लिया, ये सारी चीज़ें हमने जान ली और ग्राम विकास अधिकारी भी जान लिया जो बीडीओ होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो राज्य की संरचना हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये टॉपिक है राज्य की संरचना। तो चूँकि यूपी लेखपाल की वैकेंसी, तो राज्य की संरचना हमें यूपी की ही पढ़नी होगी। तो आइए जानते हैं इसमें कैसे करके बनता है ये। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जैसे मैंने कल बताया था परिवार होता है, तो परिवार से भी एक छोटी इकाई होती है। परिवार में कौन होता है, व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तियों से मिलकर बनता है परिवार, फिर परिवार से मिलकर बनता है कोई भी मोहल्ला या कोई भी, जिसको हम लोग गांव में टोला कहते हैं। ठीक है, और उस टोले से मिलकर या उस मोहल्ले से मिलकर एक गांव का निर्माण होता है, जो भी समाज की इकाई कहलाता है। गांव भी समाज की इकाई होता है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पूरे भारत में कुल कितने गाँव हैं, तो आप लोगों ने बताए थे 6,40,930 गाँव। तो ये तो पूरे भारत के गांव हैं। कल जो मैंने आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 6,40,930 गाँव, ठीक, ये थे हमारे पूरे भारत के गांव। लेकिन हम पढ़ रहे हैं राज्य की संरचना, तो हमें जानना होगा कि यूपी में कितने गांव हैं। तो यूपी में जो हमारे गांव हैं वो 97,941 गाँव हैं यूपी में। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे हमने कल बताया था कि भारत में ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो भारत में ग्राम पंचायतें कितनी थी, 2,40,202 ग्राम पंचायतें। तो ये गांव हैं, ये गांव मिलकर बनाएंगे क्या आगे, गांव मिलकर बनाएंगे एक ब्लॉक। ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं खंड। ठीक है, तो अब बात आती है कि यूपी में कितने ब्लॉक टोटल कितने हैं या टोटल खंड कितने हैं। तो बेटा ये यूपी में 826 ब्लॉक हैं। पहले 823 हुआ करते थे, अब जो अपडेटेड न्यूज है उसमें आपके 826 ब्लॉक। फिर ब्लॉक से मिलकर बनती हैं तहसीलें। तो यूपी में तहसीलें कितनी हैं, तो इस समय यूपी में 350 कुल तहसीलें हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि यूपी में 350 तहसीलें हैं। फिर तहसीलों से मिलकर निर्माण होता है जिले का। तो यूपी में इस समय जिले कितने हैं, तो जिलों की अगर हम बात करें तो यूपी में इस समय 75 जिले हैं। ठीक है, ये बात आप लोग भी जानते होंगे। फिर यूपी में इस समय मंडल कितने हैं, तो यूपी में इस समय 18 मंडल हैं। ठीक है, और 18 मंडलों को मिलकर हमारे यूपी का निर्माण होता है, यानी कि हमारे राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य की संरचना की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई कोई व्यक्ति या परिवार हो गया, और सबसे बड़ी राज्य की इकाई स्वयं राज्य हो गया, जो हमारे राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात आती है कि ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में कितनी। जैसे मैंने गाँव बता दिया, अभी आपको कितने, 97,941 गाँव हैं। इसी प्रकार से जो ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में, ये भी बता देता हूँ, कहीं पर नोट कर लीजिए। ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश की वो हैं आपकी 59,002। करंट अपडेट इसमें लिखा है 58,189। ये तो ठीक है ही है, इसके अलावा आप ऑब्लिक में और लिख लीजिए 59,002। ठीक है, 59,002 यहाँ पे लिखा है 58,189, ये भी ठीक है। लेकिन अभी कुछ ग्राम पंचायतें बड़ी हैं, तो इसीलिए आप लिख लीजिए 59,002। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में ग्राम पंचायत कुल संख्या कितनी है। अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 2,40,202। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है, ये हम पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि गांव को पहले क्या कहते थे। बहुत समय पहले जब सल्तनत काल या मुगल काल या ब्रिटिश काल था, तो उस समय गांव को कहते थे परगना। परगना क्या होता था, उस समय प्रशासनिक जो इकाई होती थी या राजस्व की जो इकाई होती थी, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो परगना होती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सल्तनत काल, मुगल काल व ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक व राजस्व इकाई परगना थी। ठीक है, क्या थी, राजस्व इकाई परगना थी। अब बहुत सारे परगना मिलकर क्या बनाते थे, एक तहसील बनाया करते थे। तो तहसील क्या है, ये वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। ठीक है, तो हमारा जो राजस्व का काम सारा होता है वो तहसील से ही होता है। आप देखते होंगे गांव के ज़्यादातर मोस्टली काम आप लोग तहसील ही कराने जाते होंगे, जो आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम होते हैं आपके। ठीक है, तो तहसील इस समय राजस्व की भौगोलिक इकाई है।
आपसे सवाल पूछ लेगा कि राजस्व की भौगोलिक इकाई क्या है, तो आप उसमें आंसर बताएंगे कि राजस्व की जो भौगोलिक इकाई है वो तहसील होती है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है? तो ये होता है ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। समझे नहीं आप कि जो ब्लॉक होता है यहाँ से गांव की सारी योजनाएं लागू की जाती हैं। ब्लॉक पे जो अधिकारी बैठते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे एक बीडीओ बैठता है, वो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी होता है। बीडीओ मैंने कल भी बताया था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो बीडीओ होता है वो यहाँ से सारी जो योजनाएं हैं वो गांव गांव में जो गांव में एक बीडीओ साहब होते हैं उनको सचिव बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, उसके द्वारा गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी जानकारी। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि गांव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, गांव के प्रकार क्या होते हैं। तो गांव के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो गांव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कि कृषि कार्य करने वाले गांव। ठीक है, कृषि कार्य करने वाले गांव, कि जहां पर गांव में खेती होती है वह गांव कृषि कार्य करने वाले गांव होते हैं। ठीक है, आपको कल ही बताया कि गांव क्या होते हैं कि मिनिमम कम से कम उस गांव के 25% लोग तो खेती ही करते हों, बाकी लोग पशुपालन या कोई अपना काम कर सकते हैं, तो वह ही गांव कहलाता है। तो गांव में क्या होगा, जो लोग ज़्यादातर खेती करते हैं वो कृषि कार्य करने वाले गांव कहलाते हैं। अब अगला है दूसरे प्रकार के गाँव कौन से होते हैं, गैर कृषि वाले गाँव, कि जहाँ पर गाँव तो हैं पर खेती नहीं होती है, उन्हें गैर कृषि वाले गाँव कहते हैं। तो ऐसे गाँवों में जब खेती होगी तो होगा क्या, तो ऐसे गाँवों में लोग क्या करते हैं, शिल्पकार होते हैं या कारीगर होते हैं, शिल्प का काम करते हैं या फिर कारीगरी के और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, अब अगले बढ़िए। इसके बाद उपनगरीय गांव, कुछ गांव होते हैं उपनगरीय वाले। ये कैसे होते हैं कि यहाँ कृषि भी होती है और नहीं भी होती है, ऐसे गाँव को उपनगरीय गाँव कहते हैं। ठीक है, जो उपनगरीय गाँव हैं इनकी जो सीमाएँ होती हैं वो नगरों से मिलती हैं, और उपनगरीय गाँव की संस्कृति नगरों से मिली हुई होती है। कह सकते हैं जो गांव थोड़े डेवलप हो जाते हैं, जो नगरों के पास में हैं या नगर से लगे हुए होते हैं, उनको उपनगरीय गांव कहते हैं, जो शहरों के किनारे बसे हुए गांव। ठीक है, अब चौथे प्रकार के गांव होते हैं औद्योगिक गांव। औद्योगिक गांव जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल विलेज। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह लग जाती है या कोई बहुत बड़ा कारखाना लग जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है, ज़्यादातर इन गाँव की ज़मीन वगैरह उस फैक्ट्रियों में यूज हो जाती है। फिर उसके बदले क्या किया जाता है, उस गाँव के जो ग्रामीण होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए उस फैक्ट्री में रोज़गार दे दिया जाता है। तो ऐसे गाँव को औद्योगिक गाँव कहते हैं, यानी जहाँ पर कोई बहुत बड़ा कारखाना आदि हो। तो ये तो हो गए गाँव के प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार के गाँव हो गए। अब आगे बात आते हैं कि गाँव की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो गाँव की विशेषताएं क्या होती हैं कि एक तो ये प्रकृति से निकट होते हैं, यहाँ के लोग प्रकृति से निकटता होती है। ठीक है, गाँव में आप देखते हो हर तरफ प्रकृति, हरियाली, सब कुछ होता है ना। दूसरा क्या होता है, गाँव का आकार छोटा होता है, शहरों से छोटा होता है। और क्या होता है, परिवार में क्या होता है, इनमें एक रूपता पाई जाती है, ज़्यादातर परिवार जॉइंट फैमिली होती है, एक रूपता होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, धर्म एवं रूढ़ियों व प्रथा का महत्व। गांव में लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, रूढ़ियों का मतलब होता है पुरानी परंपराओं पर ज़्यादातर लोग चलते हैं, और प्रथा का महत्व ज़्यादा देते हैं। अगला क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। शहरों में क्या एकल परिवार पाए जाते हैं, लेकिन गाँव में ज़्यादातर संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजमानी प्रथा का महत्व। गांव में जजमानी प्रथा चलती है। जजमानी प्रथा समझते हैं आप, जो लोग कर्मकांड करते हैं, जैसे कोई पंडित जी हो गए, तो मान लिया कि उन्हीं पंडित जी के परिवार से, उनके पुरखों से हमारा काम चला रहा है कि जो पूजा पाठ का काम है वही पंडित जी करेंगे, फिर उनके बाद उनकी संतानें करेंगे, उनके बाद उनकी संतानें करेंगे। तो ये होते हैं जजमानी प्रथा। इसी तरह से हजामत, गाँव में आप देखते हो जो नाई वगैरह लोग होते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं, बाल काटते हैं, तो परंपरा होती है कि वही लोग हमारे यहाँ बाल काटेंगे आके। तो होता क्या, ये लोग साल भर कार्य करेंगे, और एक लास्ट में क्या होता है, जब हमारी कोई फसल कटती है तो इनके लिए उस फसल में से इनका जो हिस्सा होता है वो दे दिया जाता है। ठीक है, या कृषि कार्य होती है मजदूरी। तो मजदूरी भी की, जैसे कि किसी की कोई बहुत बड़े जिम्मेदार हैं या कोई गांव में खेती किसानी में, तो किसी एक परिवार फिक्स कर दिया कि उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ खेती करेंगे या मजदूरी करेंगे। तो ये सारे जजमानी प्रथा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसके आगे आइए बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। और देखिए एक दो चीज़ें और भी होती हैं जो मैंने इसमें नहीं पीडीएफ में है, लेकिन मैं आपको अपने पास से बता देता हूँ। तो गांव में एक तो रूढ़ी बात है तो चलती है, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा परंपराएं बहुत सारी चलती हैं जो चली आ रही हैं बहुत समय से। अंधविश्वास भी होता है, और गांव में थोड़ा सा अभी विकास कम होता है शहर के अपेक्षा। ठीक है, सड़कें वगैरह निम्न थोड़ी होती हैं, लाइट वाइट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। कह सकते हैं डिजिटल जो हमारा चला है ना, डिजिटल इंडिया, तो जो डिजिटलीकरण है वो गाँव में अभी
कम विकसित हो पाया है। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो गांव में अभी शिक्षा भी उतनी डेवलप नहीं होती शहरों नगरों की अपेक्षा। ठीक है, ये विशेषता होती है। लेकिन गांव में आपने एक चीज़ देखी है, आप लोगों ने देखी होगी, गांव में संस्कार अच्छे होते हैं। शहरों की अपेक्षा गांव में संस्कार जो होते हैं वो थोड़े उच्च लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी हमारे गाँव के बारे में। तो आगे आगे अब हम बढ़ते हैं। कुछ हम प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, और जो कुछ क्वेश्चन पिछली बार आ भी चुके हैं परीक्षाओं में। तो हमने कल आपका एक क्लास लिया था और एक क्लास ये है, तो उनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनेंगे, हम आज थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र घोषित होना किस पर निर्भर है। भाई हम कैसे बताएंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है या ये गांव है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जनसंख्या, जनघनत्व या व्यवसाय। तो इसका राइट जो आंसर होगा उपयुक्त तीनों पर। मतलब हमने कल भी आपको बताया था कि गांव की जनसंख्या हम देखेंगे, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, मिनिमम 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 5,000 होनी चाहिए, तो वो गांव होगा। ठीक है, अगर आप 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या होगी आपके गांव में तो वो गांव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जनघनत्व, हमने कल बताया था आपको कि जनघनत्व गाँव का कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए, तो वही ग्रामीण क्षेत्र होगा। और व्यवसाय की बात करी थी कि गांव के कम से कम 25% लोग खेती किसानी या कृषि कर रहे हों, तो वही ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कि उपर्युक्त तीनों। ठीक है, उपर्युक्त तीनों, डी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक होता है, ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक होता है ग्रामीण विकास के लिए भौगोलिक इकाई। अभी मैंने बताया था कि ब्लॉक से ही सारी योजनाएं ग्रामीण विकास की आती हैं और ब्लॉक से होते हुए वो हमारी गांव तक आती हैं। ठीक है। तीसरा कि लेखपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है, प्रशासन का राजस्व उपनिरीक्षक होता है, या पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था, या पटवारी के नाम से काम करता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी सत्य हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया कि अभी जो जनगणना नई वाली नहीं आ पाई है, 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, तो हम अभी उसी के आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में कुल गाँवों की संख्या है वो 6,40,930 है। कितनी है, 6,40,930, ये कुल गाँव है। मैंने ये बताया था। फिर आबादी वाले गाँव कितने हैं, आबादी वाले गाँव हैं 5,97,464 गाँव। और बिना आबादी वाले गाँव कितने, इसमें से घटा दीजिए, तो घटा के आंसर आएगा आपका 43,466 गाँव। ठीक है, हमने कल ही बता दिए थे। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, फिर भैया यूपी में कितने गांव हैं। तो यूपी में मैंने गांव आपको बताया था कि 97,941 गांव उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं कि भारत में कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण है। तो बताइए भाई, भारत में कितने परसेंट लोग हैं जो गाँव में निवास करते हैं। जो गाँव में निवास करते हैं उनको हम लोग ग्रामीण कहते हैं। तो बताइए भारत में कितने परसेंट लोग गाँव में निवास करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि 68.8% लोग आज भी गांव में निवास करते हैं। अगर इनकी हम बात करें करोड़ में, कितने करोड़ लोग हैं ये, तो ये 83.3 करोड़ लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। कितने, 83.3 करोड़। ठीक है, इतने लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है कि सबसे छोटा राजस्व अधिकारी जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है वो होता कौन है। ठीक है, तो राजस्व का ये अधिकारी ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, प्रशासन से आता है ये, तो ये होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, ये पीसीएस के थ्रू आते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो ये सबसे छोटा राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है। आप देखते हो कि जब गांव का कोई मसला फंस जाता है खेती किसानी का, तो तहसीलों में पंचायत लगती हैं। ठीक है, न्याय होता है तहसील में। तो अलग अलग दिन पे हर जगह जिले का अलग अलग सिस्टम है, तो वहाँ पे तहसील में लगता है प्रोग्राम, तो वहाँ पे जाते हैं ग्रामीण अपनी अपनी समस्या लेकर, दोनों पक्ष, और वहाँ पे नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब उनकी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ पे फैसला करते हैं। जब वहाँ पे मामला नहीं निपटता है तो फिर एसडीएम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे नहीं निपटता है तो उसके बाद फिर डीएम साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं निपटता है तब तो फिर अदालतें हैं ही हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे केस चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। मैंने अभी बताया था कि भारत में टोटल गाँव कितने हैं, 6,40,930 गाँव हैं। उनमें ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो उनमें जो ग्राम पंचायतें हैं वो 2,40,202 ग्राम पंचायतें हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि गांव की घनी जनसंख्या
ना होने के कारण कृषक का सीधा संबंध किससे होता है। अब आप जानते हैं गांव हैं तो घनी जनसंख्या ज़्यादा वहाँ नहीं होती है, तो गांव का सीधा जो किसान होता है या कृषक होता है उसका सीधा संबंध किससे होता है, उसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं कि जिले के प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता है, यानी पूरे ज़िले में जो प्रशासन उसका टॉप जो हमारा ऑफिसर होता है या अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है कलेक्टर। कलेक्टर बोले तो जिला अधिकारी महोदय, बोले तो डीएम साहब। ठीक है, तो ये होते हैं ज़िले के सर्वोच्च अधिकारी। देखो, आपने एक बात आपके मन में आ रही होगी, कलेक्टर क्या होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है। कलेक्टर अलग वर्ड है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग वर्ड है। तो देखो, जो राजस्व का काम करता है, अगर डीएम साहब राजस्व का काम करते हैं तो वो कलेक्टर कहलाते हैं। अगर राजस्व का काम नहीं करते हैं, बाकी जिले के प्रशासन का काम करते हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जब वो राजस्व का काम देखते हैं तो उनको कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रामीण समाज की अधिकांश आवश्यकताएं किस पर निर्भर होती हैं। भाई आप भी जानते हैं गांव में ज़्यादातर रोजगार तो होते नहीं, तो ग्रामीण समाज की अधिकांश आवश्यकताएं किससे पूरी होंगी, कृषि से। और कृषि से या फिर पशुपालन से। आप देखते हो गांव में लोग अधिकतर पशुपालन भी करते हैं, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई बकरी पालता है। ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, उन पशुओं से दूध निकाल कर उनका मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग गाँव में मुर्गी वगैरह पालन भी करते हैं, शुअर पालन भी करते हैं। उनसे क्या करते हैं, उनका मांस या उनके अंडे को मार्केट में बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये दोनों आते हैं हमारे कृषि और पशुपालन में। ठीक है, अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 कि ग्रामीण समाज किसका धोदक होता है, किसका धोदक होता है। तो भैया ग्रामीण के लोग ज़्यादातर बहुत सीधे स्वभाव के लोग होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है ग्रामीण समाज सरलता का धोदक होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न कि ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। तो भैया ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता यही है कि ग्राम में ज़्यादातर लोग कृषक लोग रहते हैं, कृषक समाज रहता है, तो इसकी मुख्य विशेषता हो गई कृषक समाज। प्रश्न नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि गांव में हमारे जो 75 ज़िले हैं उसमें जो मंडल कितने होते हैं, वो मंडल होते हैं हमारे 18 मंडल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में, देखिए प्रश्न नंबर 14 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो बताइए उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इस चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, इससे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, इससे बड़े हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा सारे लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ये चीज़ अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ये आपके लिए अभी ग्राम पंचायत जब पढ़ाया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा 33% पद हैं जो अब आरक्षित कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। कि गांव में जो प्रधानी वगैरह का इलेक्शन होता है तो उसमें अब 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, ये अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना पंचायती राज व्यवस्था, तो वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आइए अगले आते हैं। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों में चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, जिन्हें हम लोग गांव में कहते हैं वार्ड मेंबर साहब। तो वार्ड मेंबर एक गांव में कितने हो सकते हैं। तो बेटा मिनिमम ये डिपेंड करता है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, तो कम से कम 7 हो सकते हैं और अधिकतम हम वार्ड मेंबर 17 चुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में अधिकतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो बेटा अधिकतम पूछ रहे हैं और कम से कम पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में अधिकतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो इसमें दिखा रहे हैं 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 बैठक होनी चाहिए। वैसे तो हर महीने एक बैठक होती है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि 2 महीने पूरे साल में 2 बैठकें अनिवार्य हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं गाँव में, ठीक है, ये वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं या बीटीसी बनना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी मिनिमम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। मैंने कल बताया था कि राजस्व परिषद क्या होता है, पहले जानिए। राजस्व परिषद होता है कि राजस्व संबंधी जितने विवाद हैं उनको निपटाने के लिए एक शीर्ष न्यायालय है ये राजस्व परिषद। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। तो ये न्यायालय होता है राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए। तो इसके मुख्यालय 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इसका न्यायिक मुख्यालय, एक होता है प्रशासनिक मुख्यालय। तो प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ है। ठीक है,
अगर बात करें हम इसके न्यायिक मुख्यालय की, तो इसका न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर देखिए कि राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय है। अभी जैसे बताया तो ये राजस्व न्यायालय ही राजस्व पार्षद होता है, ठीक है। अगला, भारत गांव में निवास करता है या भारत गांवों में निवास करता है, किसने कहा था? आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि भारत गांवों में निवास करता है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। भारत गांवों में निवास करता है। अब आपको बताना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अगला सवाल देखिए कि परगना क्या होता है? तो परगना क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्व राजस्व इकट्ठा करने वाली प्रशासनिक जो इकाई थी उसको हम लोग परगना कहते थे। गांव का जो मतलब जैसे अब गांव है तो गांव के टाइप की जो छोटा सा एक एरिया होता था पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो हम कह सकते हैं मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, तो राजस्व इकट्ठा करने वाली जो प्रशासनिक इकाई थी उसको हम लोग परगना कहते थे, ठीक है। अगले, कौन सा एक गांव का प्रकार नहीं है? तो गांव के प्रकार आपको कल हमने बताए थे कि गांव के प्रकार नहीं, आज ही वाले क्लास में बताए थे कि गांव 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका गैर कृषि वाले गांव, एक कृषि वाले गांव, एक उपनगरीय गांव, एक औद्योगिक गांव। यानी इसमें से कोई सा दिया नहीं ऑप्शन में, तो ये कैसा है? गैर व्यवसायी जो गाँव है ये गाँव का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, गाँव की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति से नज़दीकी जीवन, दूसरा रूढ़िवादी सोच के लोग, तीसरा जजमानी प्रथाएं प्रचलित एवं संयुक्त परिवार। तो ये चारों ऑप्शन तो यार हैं गांव की विशेषता की, तो यानी कि इनमें से दी गई जो विशेषताएं हैं ये सभी सही हैं, यानी कि ऐसी कोई सी विशेषता इसमें नहीं है जो गांव की विशेषता नहीं है। ये चारों विशेषताएं हैं जो गांव की विशेषता होती हैं, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो बेटा यही इतने 24 क्वेश्चन थे जो भी हमने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड। तो कैसा लगा क्लास बाकी आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और बाकी हम धीरे धीरे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। छोटी छोटी क्लास, बहुत बड़ा क्लास करने से आपको भी बोरिंग फील होगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो छोटा छोटा क्लास हम इस तरह से पढ़ते रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा और हमें अपनी क्लासेस में और क्या सुधार करना चाहिए। देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ते चलेंगे, फिर पर डे उसके इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, और आप लोग इन क्वेश्चनों के अपने बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 25 में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। 20 प्लस तो सभी लोग करेंगे ग्रामीण प्रवेश में, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।